औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इकोनॉमिक्स के अहम और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना हमारे, उनमें से एक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो बेशक एडीसी हो, एडीएस हो या आईसीएस हो, फर्स्ट ईयर। तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इससे पहले जो हमने लॉज ऑफ रिटर्न्स की बात की थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ रिटर्न्स में कि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जब हम फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगाते हैं, तो शुरू में जो हमारी आउटपुट हासिल होती है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अकॉर्डिंग होती है, उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न्स, और उसके बाद डिक्रीजिंग या डायमेंशनिंग रिटर्न्स के तहत होती है। लेकिन जब हम इन तीनों की कंबाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिसको WJL रेयान ने पेश किया था, उसने कहा था कि एज द क्वांटिटी ऑफ वन वेरिएबल इनपुट इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्रीज्ड। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम एक वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं विद क्वांटिटीज ऑफ अदर इनपुट्स रिमेनिंग फिक्स्ड, जबकि अदर इनपुट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी, जैसे हम लैंड को फिक्स ले लेते हैं, लेबर को वेरिएबल ले लेते हैं, तो फिक्स लैंड पे जब हम वेरिएबल लेबर को लगाएंगे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फर्स्टली इंक्रीजेस। शुरू में इसमें इजाफा होता है, बढ़ती है मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। देन आफ्टर रीचिंग ए मैक्सिमम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो एक इंतहाई हद पर पहुंचने के बाद ये गिरना शुरू हो जाती है, एंड फाइनली बिकम नेगेटिव, और आखिरकार ये मनफी हो जाती है। और यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज करते हैं, तो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट उसकी इंक्रीज करेगी, फिर मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ फिर ये अगर हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं रोकते तो ये जीरो और फिर मनफी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे चली जाती है। इस लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टेबल के लिए हम कुछ अजम्पशंस अज्यूम करते हैं, जैसे इसमें पहली अजम्पशन हम ले लेते हैं कि लैंड इज फिक्स फैक्टर। जिस तरह हम ले लेते हैं कि इसको 10 एकड़ लैंड, 10 एकड़ जमीन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और ये फिक्स फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद लेबर इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल फैक्टर के तौर पे हम मेहनत की इकाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ जगहों पे मेहनत और सरमाए की इकाइयां भी लिखी जाती हैं, लेबर एंड कैपिटल भी यूटिलाइज किया जाता है, और नॉर्मली हम लेबर को ही एज ए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पे यूज करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, हमारी एजम्पशन ये है कि वर्कर आर इक्वली एफिशिएंट, कि जो हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के यूनिट्स ले रहे हैं, पहला मजदूर, दूसरा लेबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब अपनी स्किल, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टी के लिहाज से एक जैसे हैं। किसी को भी हम पहले यूटिलाइज करें या बाद में, पैटर्न ऑफ रिटर्न्स चेंज नहीं होगा, वो उसी रूटीन से हमें हासिल होंगे। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, मतलब कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, कि अगर पहले एक शख्स बैलों से काश्तकारी कर रहा है तो दूसरा ट्रैक्टर से, ऐसा नहीं होगा। अगर सब ट्रैक्टर से, तो तमाम मेहनत के साथ ट्रैक्टर के साथ ही मेहनत की इकाइयां लगाई जाएंगी। और अगर रवायती तरीका काश्तकारी होगी, ट्रेडिशनल मेथड्स होंगे प्रोडक्शन के, एग्रीकल्चर वगैरह के, तो हम तमाम के साथ हम वही यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि 10 एकड़ ज़मीन है हमारे पास, तो इसका मतलब हम एग्रीकल्चर की एग्जांपल ले रहे हैं। तो 10 एकड़ ज़मीन पर हम जब लेबर को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें किस तरह से टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हासिल होती है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, इसकी तो डेफिनेशन आप लिखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आप टोटल प्रोडक्ट की, एवरेज प्रोडक्ट की और मार्जिनल प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन शुरू में लिखेंगे।
इनकी डेफिनेशन बुक में दी होती हैं, डिटेल से मिल जाती हैं। फर्स्ट ईयर लेवल हो तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी दी होती हैं, और ग्रेजुएशन हो तो उसमें भी इजीली अवेलेबल होती हैं, और वो हम प्रीवियस लेक्चर में बार बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। टोटल प्रोडक्ट, जितने वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे उनकी मजमूई पैदावार को टोटल प्रोडक्ट कहेंगे। टोटल प्रोडक्ट को लेबर पे डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी, और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट को मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो जैसे हम पहला लेबर यूनिट लगाएं, हमें टोटल 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देती है लेबर। सेकंड यूनिट लगाएं तो टोटल हो जाएंगे 30, तो इसका मतलब सेकंड के आने की वजह से 20 इंक्रीज किए। थर्ड आया तो 30 इंक्रीज किए, फोर आया तो 80 हो गए, 20 इंक्रीज किए। तो ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट होगी। पहले पे 10, फिर 20 इंक्रीज करके 30 हुए थे, तो 20 मार्जिनल है। 30 से 60 तो 30 मार्जिनल है। 60 टू 80 तो 20 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। 80 टू 90 10 है, और 90 टू 90 फिफ्थ से 6 यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आई, तो उस वक्त हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो रहे। तो इसका मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्ट बिफोर रीचिंग टू जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न। ये फर्स्ट फेज आ जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न कहा जाता है कि व्हेन वी एम्प्लॉय वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और यही चीज हमने यहां पर एक्सप्लेन की थी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फर्स्टली इंक्रीजेस, देन क्या होता है कि फिफ्थ के बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं, और डिक्रीज करते करते जीरो टू मनफी में चले जाते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ये फिफ्थ तक नहीं आएंगे, इंक्रीजिंग ये थर्ड स्टेज तक ही है, उसके बाद ये डिक्रीज करना शुरू हो जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या डायमेंशनिंग रिटर्न होगा, डिक्रीजिंग या डायमेंशनिंग रिटर्न, और उसके बाद ये नेगेटिव आ जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टूडेंट अक्सर करते होते हैं कि हमने जब लॉज ऑफ रिटर्न्स को पढ़ा था तो उसमें इंक्रीजिंग था, कांस्टेंट था और डिक्रीजिंग था। तो यहाँ पे तो वो कांस्टेंट की स्टेज आती नहीं। कांस्टेंट की स्टेज बड़ी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आती होती है, नॉर्मली बिजनेस में नोट नहीं हो पाती। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को जब ये एक्सप्लेन किया गया था डब्ल्यू जे रेयान ने, तो उसने उसको इग्नोर करके उसने डायरेक्ट डायमेंशनिंग पे उसने कहा कि अगर आप डिसीजन नहीं करते वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रोकने का, तो ये नेगेटिव में चले जाएंगे। तो उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि ये ट्रेंड होता है, इसलिए उसने यहाँ पे कहा था कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फर्स्टली इंक्रीजेस, देन आफ्टर रीचिंग ए मैक्सिमम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड फाइनली बिकम नेगेटिव, और ये मनफी हो जाती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बिजनेस स्टेजेस जो प्रोडक्शन स्टेजेस जो दी गई हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, वो तीन है। फर्स्टली आ जाएगी इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास। इसी को अब हम डायग्राम में भी एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर हम लेबर यूनिट्स लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप डायग्राम ड्रा करें तो कोशिश करें कि टोटल प्रोडक्ट ड्रा कर लिया करें, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट के जब हम पॉइंट लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यूज कवर हो जाती हैं, तो आपको बार बार फिर एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन लेनी नहीं पड़ती। जैसे टोटल प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे अगर गौर करें तो ये सिचुएशन आ जाएगी कि टोटल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हुए फर्स्ट यूनिट पे ये 10 है, तो 10 ये आ गए, 0 और 20 के सेंटर में 10 आ जाएंगे। फिर सेकंड पे 30 है, सेकंड पे ये आ गया। ये डॉटेड लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। थर्ड पे 60, ताकि आपको पता चले कि इधर से 60, इधर से थर्ड। फोर पे हमारे पास आ जाते हैं 80,
5th पे 90, 6 पे 90 और 7 पे 80। ये आ जाते हैं। तो इनको मिलाने से जो कर्व बनेगा हमारे पास, ठीक है, इनिशियली वो इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट होगा। फिर थर्ड पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है जहां पे इसका रेट ऑफ चेंज हो जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल कांस्टेंट होगा, 90 पे स्ट्रेट हो जाएगा और उसके बाद डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है टोटल प्रोडक्ट। ये इस तरह का बनेगा। यहाँ पे तेजी से इंक्रीज करेगा, फिर इसका इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट हो जाएगा, 90 पे मैक्सिमम होने के बाद ये डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट का कर्व आ जाएगा। इसी तरह अब हम एवरेज प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर फोर्स, लेबर की यूनिट्स के बनाते हैं। तो 1 पे 10, ओके, सेकंड पे 15, तो 10 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर 20 से नीचे। थर्ड पे 20, फिर 20, फिर 18, फिर 15 और फिर 12 आ जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट का कर्व आ गया। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल कर्व का कर्व। मार्जिनल कर्व हम हासिल करेंगे इसी तरह लेबर को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से मिलाकर। फर्स्ट पे 10, सेकंड पे 20, थर्ड पे 30, 30 20 और 40 के दरमियान में आ जाएगा, फिर 20, फिर 10, फिर 0 और इसी तरह जिस तरह ऊपर को 20 लिया गया है तो ये -20 आ जाएगा ओरिजिन से नीचे सेम डिस्टेंस पे। और इस पे अगर हमें लेना है 6 तो ये 10 हो जाएगा 10 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारे पास तकरीबन इस वैल्यू पे 6 आ जाएगा। तो इनको मिलाकर हमारे पास ये कर्व बनेगा। यहां तक तो स्ट्रेट होगा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा बेंड आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व आ जाएगा, इस तरह का कर्व। तो ये हमारी डायग्राम होगी। डायग्राम में अब कुछ रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन किए गए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बुक में बड़ी डिटेल से उसके बारे में लिखा होता है, लेकिन मैं यहाँ से वैसे ही बता देता हूँ। पहला रिलेशनशिप जो आपने डिस्कस करना है वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का। वो क्या होगा अगर गौर किया जाए तो जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो इंक्रीज करते हैं, यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो टोटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। तो ये फर्स्ट स्टेज आ जाएगी, ये वाली फर्स्ट स्टेज। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज मार्जिनल डिक्रीज करेंगे बट ग्रेटर देन 0 होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे। तब तक ये जो होंगे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे विद डिक्रीजिंग रेट, ये सेकंड स्टेज आ जाएगी, ये वाली लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगी, जब ये 0 पे होंगे तो ये मैक्सिमम होंगे। जब मार्जिनल 0 होंगे तो टोटल जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। और जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाएंगे थर्ड स्टेज शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। जहां पे ये नेगेटिव होंगे तो ये डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो ये थर्ड स्टेज हमारे पास आ जाएगी। इसको भी मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे, ये थर्ड स्टेज। तो ये पहला रिलेशनशिप आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का। सेकंड रिलेशनशिप हमारे पास आएगा एवरेज प्रोडक्ट
एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का। एवरेज और मार्जिनल का प्रोडक्ट का ये जो रिलेशनशिप है ये भी बड़ा अहम है कि जब तक एवरेज इंक्रीज करेंगे मार्जिनल इससे ऊपर होंगे, यानी इस स्टेज में मार्जिनल ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट होंगे, और जहां पर एवरेज मैक्सिमम होंगे ये देखें 20 पे, वहां पे मार्जिनल और एवरेज बराबर होंगे। एट दिस पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जहां पर ये मैक्सिमम होंगे एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट ये बराबर हो जाएंगे। और जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करना शुरू करेंगे मार्जिनल इससे ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेंगे और नीचे आ जाएंगे, तो इस स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट होंगे, यानी औसत पैदावार ज्यादा होगी मुख्ततम पैदावार से। ये एवरेज और मार्जिनल का रिलेशनशिप है जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ही अहम सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंसेप्चुअली भी बहुत ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। डबल रिलेशनशिप इसकी डायग्राम में डिस्कस किया जाता है, एमपी का टीपी के साथ और एपी का एमपी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।